तो यह जैक क्यू का पार्ट 2 और ये लिटरली ऐसा पहला सुपर सेंटाई था जो कि 1980s के दशक में इंसानों को रोबोट्स में मतलब कि हाइब्रिड्स में कन्वर्ट करना दिखा रहा था। जो चीज़ें आज की डेट में सच होती नज़र आती है वो चीज़ जापान ने बहुत ही पहले अपने विजुअल्स में दिखा दी थी। सो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम देखते हैं ड्रीमलैंड नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में बच्चे रोलर कोस्टर, मैरी गो राउंड, फेरी व्हील जैसे राइड से एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी भीड़ में एक नया इन्वेटर रोबोट हेल एंजल्स भी घूमते हुए नजर आता है, जो इस जगह को देखकर खुद भी फैसिनाइट हो जाता है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और है। अपनी जादुई फ्लूट से वो बच्चों को हिप्नोटाइज करके अपनी तरफ खींच लेता है, उन्हें अपना शील्ड बना लेता है ताकि कोई भी उन्हें टच ना कर सके, बिना मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाए। ये पहली बार है जब शो क्लियरली एक नए तरह के दुश्मन इन्वेडर रोबोट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है। नाम खुद ही हिंट देता है कि इनका ओरिजिन अर्थ के बाहर से हो सकता है। जैक क्यू के लिए ये एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। दुश्मन को हराना है लेकिन उन इनोसेंट बच्चों को चोट भी नहीं पहुंचाना है। टीम को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है और एंड में वो बच्चों को बचाकर इस इन्वेडर रोबोट को डिफीट करते हैं। नेक्स्ट हम एक रिवेंज स्टोरी के रूप में देखते हैं। एक क्राइम मॉन्स्टर जिसे जैक क्यूब ऑलरेडी ही हरा चुका था वापस लौट आता है, लेकिन इस बार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ रिवेंज लेने के लिए। वो टीम को ट्रैप में फंसाता है और उन्हें कैप्चर कर लेता है और खास तौर पर गोरो को टारगेट करता है, उसे टॉर्चर करके उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है। ये एपिसोड सीरीज का सबसे डार्क मोमेंट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर ऑफ द वीक फाइट नहीं थी बल्कि इमोशनल और फिजिकल टॉर्चर का सीन है, जो कि दिखाता है कि क्राइम कितना क्रूजल और अनफॉरगिवेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या टीम इस बार बच पाएगी या नहीं, ये तो हम आगे जानेंगे। एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि क्राइम कभी हार नहीं मानता, वो अपने दुश्मन को याद रखता है और मौका मिलते ही वापस स्ट्राइक करता है। हमारे जैक क्यू किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं। नेक्स्ट जैक क्यू को एक अजीब भूत जैसी घोस्ट पायरेट शिप मिलती है जिसका कनेक्शन क्राइम द्वारा चोरी की गई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। ये शिप अपनी एग्जिस्टेंस से ही एक नया सवाल खड़ा करती है, क्या क्राइम के पास सिर्फ जमीनी रिसोर्स है या कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि नॉर्मल दुनिया से बाहर की लगती है। इसके बाद एक अनसेटलिंग एपिसोड आता है जहाँ पर एक इन्वेडर रोबोट एक मॉडर्न डे नाजी स्टाइल डेथ कैंप चला रहा होता है। जैक क्यू इस कैंप में चला जाता है, उसमें इन्फिल्ट्रेट करता है। जब उन्हें पता चलता है कि क्राइम सिर्फ पावर के लिए नहीं लड़ता, वो पूरी तरह से कंट्रोल और डोमिनेशन चाहता है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा इनह्यूमन तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। ये एपिसोड सीरीज का सबसे डिस्टर्बिंग एपिसोड में से एक था बिकॉज ये डायरेक्ट हिटलर को दिखाया जा रहा था इसमें, लेकिन जैक क्यू किसी तरह उसे भी खत्म कर देते हैं। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली एक नया मोड़ लेती है। ISIS को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि क्राइम का असली बॉस शाइन अर्थ से नहीं है, एक एलियन है। वो थ्रेट से निपटने के लिए जैक क्यू डॉक्टर सुगियामा की स्पेस लेबोरेटरी से मदद मांगते हैं और ऑपरेशन बेम चेसर नाम का एक प्लान बनाते हैं जिससे एलियन टेक्नोलॉजी और बिलंग्स को स्कैन करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी बीच एक छोटा अकेला लड़का इसामू अपनी साइकिलिंग सीखने की कोशिश में स्ट्रगल कर रहा होता है और अनजाने में एक इन्वेडर रोबोट के हाथ उसका कनेक्शन बन जाता है जिसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है बिना उसकी असलियत को समझे। ये इमोशनल साइड थ्रेड एपिसोड का सिर्फ एक साइफाई रिवील होता है। क्राइम अपने एक रीबर्थ रिचुअल के थ्रू चीप मेंटिस नाम का एक पुराना मॉन्स्टर को टेलीकिनेसिस पावर्स के साथ में रिवाइव करता है। आयरन क्लॉ खुद इस रिचुअल को लीड करता है। चैंटिंग करते हुए मेंटिस को वापस जीवित किया जाता है। रिवाइव मेंटिस इतना पावरफुल बन जाता है कि वो बार बार टेलीकिनेसिस से खुद को हील कर लेता है, जिससे जैक क्यू के लिए उसे परमानेंटली हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीम उसे गिरा देती है लेकिन वो हर बार वापस उठ खड़ा होता है। इसी कंफ्यूजन के बीच में बिग वन को पता चलता है कि इस इन्वेडर रोबोट का आयरन क्लॉ से कोई पुराना पर्सनल कनेक्शन है और वो खुद इन्वेस्टिगेशन पे निकल जाता है क्राइम के बॉस को समझने और आउटविट करने के लिए। ये एपिसोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार दिखाता है कि आयरन क्लॉ सिर्फ फेसलेस मास्टरमाइंड नहीं है, उसका बिग वन के साथ एक हिस्ट्री भी है जो उन्हें सिर्फ नए दुश्मन से ज्यादा पुराने राइवल्स बना देती है। ये ट्विस्ट आयरन क्लॉ के कैरेक्टर से काफी ज्यादा पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक इन्वेडर रोबोट एक नया और एक पहले से ज्यादा डेडली पॉइजन तैयार करता है जो कि जैक क्यू के साइबॉर्ग सिस्टम को भी मात दे सकता है। टीम को इस पॉइजन के अगेंस्ट रेस करनी पड़ती है। एक तरफ एंटीडोट या सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है तो दूसरी तरफ दुश्मन को रोकना भी है, इससे पहले कि वो इस नए वेपन का इस्तेमाल करके उन्हें परमानेंटली खत्म कर दे। अपने नए तरीकों का यूज करके जैक क्यू उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब भी हो जाते हैं। देन आयरन क्लॉ इस बार एक अनोखा प्लान बनाता है। वो एक चौथी क्लास के छोटे से स्कूल किड को अपना स्पाई बनाता है ताकि वो जैक क्यू की एक्टिविटीज के बारे में अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सके बिना किसी को शक हुए। लेकिन ये इनोसेंट बच्चा उनकी पकड़ में आ जाता है और जैक क्यू उसको फाइनली सारी सच्चाई समझा देते
देते हैं। इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा सवाल मिलता है, विच इज द रियल वन, जहां बिग वन का एक इम्पोस्टर या डबल अपीयर होता है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि असली बिग वन कौन है और किस पर भरोसा किया जाए। आयरन क्लॉ इस ट्रिक का इस्तेमाल करता है ताकि टीम को अंदर से डाउट और डिसऑर्डर से भर सके। एपिसोड का पूरा टेंशन इसी ट्रस्ट के सवाल के अराउंड घूमता है, जब तक जैक क्यू असली और नकली बिग वन के बीच का फर्क करके सच सामने नहीं ले आते। देन हम फिनाले की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज के साथ सबसे एब्सर्ड प्रीमिसेस यही होता है, क्राइम जो कि दुनिया जीतने की कोशिश में लगी हुई है अचानक एक तरीके से जैक क्यू को खत्म करने की कोशिश में लग जाती है। ये एपिसोड डार्क और सिली दोनों एलिमेंट के साथ में मिला हुआ होता है। जैक क्यू के सारे 5 मेंबर स्पेस एस, हर्ट क्वीन, डियाजा, क्लोवर किंग और बिग वन के अल्टीमेट बेस एक फोर्ट्रेस आइलैंड में घुस जाते हैं। ये कोई नॉर्मल एपिसोड नहीं है, ये पूरी सीरीज का क्लाइमेक्स बिल्डअप है। मतलब कि हम हमारे क्लाइमेक्स में पहुंच चुके हैं, जहां हर पुराना थ्रेड, आयरन क्लॉ की असली आइडेंटिटी, क्राइम का पूरा स्ट्रक्चर, उसकी आर्मी, सब एक साथ आ रहा होता है। टीम अपनी सारी ताकत और स्ट्रेटेजी इस फाइनल इन्फिल्ट्रेशन में झोंक देती है, जानते हुए कि ये शायद उनके भी खात्मे की शुरुआत हो सकती है। मेन बॉस आयरन क्लॉ, जो कि पूरी सीरीज में सिर्फ एक मिस्टीरियस डिस्गाइज मास्टर फिगर बनकर बैठा रहता है, आखिरकार अपना असली मॉन्स्टर रूप दिखाता है, वॉरियर आयरन क्लॉ। ये उसका लास्ट स्टैंड होता है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोर्ट्रेस आइलैंड्स पर एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है जैक क्यू और इस मॉन्स्टर के बीच में। जैक क्यू अपने सिग्नेचर वेपन बिग बम्पर का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को फाइनली गिरा देते हैं। ये फाइट यार देखो भले पुराने जमाने की है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। क्राइम, जो कि कभी दुनिया का सबसे पावरफुल क्राइम अंपायर बनना चाहता था, परमानेंटली खत्म हो जाता है। और टीम, जो कभी 4 ब्रोकन इंसान थे, फिर साइबॉर्ग बने, फिर एक फैमिली बन गए, अपना मिशन पूरा करके अब एक दूसरे से विदा ले लेते हैं, एक कंप्लीट सेटिस्फाइंग विक्ट्री के साथ में। और यहीं प्लीज खत्म होती है, बट तुम इसको पूरी तरीके से खत्म हो गई ऐसा मत समझना। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी यहीं पूरी तरह से खत्म नहीं होती। बाद में रिलीज हुई जो एक क्रॉसओवर मूवी है, जैक क्यू डेंगर गेटाई वर्सेस गो रेंजर्स, इसमें आयरन क्लॉ वापस आता है, इस बार क्राइम बिग 4 और एक ब्लैक क्रॉस आर्मी के साथ में। मतलब कि जैसे हमारे सुपर सेंटाई का क्रॉसओवर होता है, वैसे ही इन दोनों विलन्स का भी इसमें क्रॉसओवर हो जाता है और जैक क्यू को गो रेंजर्स के साथ में टीम अप करना पड़ता है, फाइनली परमानेंटली उसे खत्म करने के लिए। उसी मूवी में यह रिवील होता है कि आयरन क्लॉ हमेशा से एक साइबॉर्ग था, उसका अंत होता है अपने यूएफओ के एक्सप्लोजन में, जो बिग वन की ही एक क्लेवर ट्रिक के ट्रिगर से होता है। लेकिन खुद जैक क्यू डेंगी गेटाई की 35 एपिसोड ओरिजिनल कहानी अपने आप में एक कंप्लीट सेटिस्फाइंग एंड तक साथ देने वाली सीरीज जो है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। 4 लोग जो कि अपनी नॉर्मल जिंदगी खो चुके थे, उन्होंने न सिर्फ नया पर्पस पाया बल्कि दुनिया को एक ऐसे थ्रेट से बचाया जिसके बारे में उन्हें खुद शुरू में पता भी नहीं था।よし、追跡だ。よし。